एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों इस चैनल पे। आज हम लोग शुरू करेंगे भारत के आधुनिक इतिहास से और जानने की कोशिश करेंगे कि आधुनिक इतिहास का विकास किस तरीके से होता है। इसकी शुरुआत जो है सो कहाँ से होती है, अलग अलग देशों में और विश्व के स्तर पे आधुनिक इतिहास के शुरुआत कब से हुई, किस डेट को माना जाए, ये अलग अलग देश के अनुसार अलग है। वैश्विक स्तर पे माना जाता है 1453 ईस्वी को एक डेट माना जाता है कि वहाँ के बाद से आधुनिक इतिहास की शुरुआत हुई थी। लेकिन भारत में माना जाता है औरंगजेब की मृत्यु से। औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो 1707 ईस्वी में हुई थी और यहाँ के बाद के इतिहास को आधुनिक भारत के इतिहास के नाम से जाना जाता है। अर्थात उत्तरवर्ती मुगल काल जो है वह वहीं से। अब आधुनिक भारत का इतिहास जब हुआ तो एक चेंज है, अर्थात मेडिएवल से मॉडर्न हिस्ट्री में जब हम आते हैं तो एक परिवर्तन आता है, तभी उसको नाम में परिवर्तन हुआ। तो ये परिवर्तन किस तरीके का था? तो वो परिवर्तन था आर्थिक और सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से भी, तीनों तरीके से वो परिवर्तन देखे जा रहे थे। आर्थिक रूप से क्या परिवर्तन हो रहा था? तो यूरोपियन जो कंपनियां थी वो व्यापार करने के लिए भारत में आती हैं। राजनीतिक रूप से क्या हो रहा था? तो भारत में जो मुस्लिम वंश के शासक या मुसलमानों का जो शासन चल रहा था, मुगल वंश का शासन चल रहा था और प्रधानतया पूरे भारत पर एक मुस्लिम से संबंधित राजकाज चल रहे थे, उस रीति से चलाए जा रहे थे। तो उसमें भी एक परिवर्तन आ रहा था। परिवर्तन किस सेंस में आ रहा था कि वो शासन धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और उसकी जगह पे एक नई व्यवस्था शक्ल लेने लगती है। शुरू में अराजकता की स्थिति होती है, फिर हम अंग्रेजों के चंगुल में चले जाते हैं। तो ये राजनीतिक दृष्टि से परिवर्तन थे। समाज पे क्या परिवर्तन होता है? तो मुगल काल अपने अंतिम दौर में था और उस समय भारत में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है मुस्लिम या अरब संस्कृति या तुर्की संस्कृति जिस कह लें, तो उस संस्कृति का प्रभाव भारत में ज़्यादा रहता है। अब यहाँ पे यूरोपियनों के आगमन के बाद से वो चीज़ें धीरे धीरे बदलनी शुरू होती है। अब यहाँ पे आर्थिक रूप से अगर देखेंगे तो वो व्यापार का स्वरूप बदलता है। व्यापार का स्वरूप यहाँ इस रूप में बदलता है कि भारत का व्यापार उस समय अर्थात 1707 के पहले या और भी पहले कह लें कि मुख्यतः यहाँ अरब व्यापारियों का वर्चस्व होता है। अरब के लोगों का वर्चस्व होता है भारत के साथ व्यापार में। अब जो है सो व्यापार में एंट्री होती है यूरोपीय शक्तियों का और वो एंट्री लगभग 1500 ईस्वी से ही शुरू हो चुकी थी जब पुर्तगालियों का भारत में आगमन हुआ था। तो पहले हम इसी को जानेंगे कि मध्यकालीन इतिहास से आधुनिक इतिहास में प्रवेश कैसे होता है और यूरोपियनों का भारत में आगमन किस तरीके से हुआ, उस समय की स्थिति क्या बनी, उसी को समझने और जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, पूरे विश्व स्तर पे अगर देखा जाए तो यूरोप में एक काल आता है जिसे अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। अंधकार युग में क्या होता है? तो यूरोप में पूरी जो शासन व्यवस्था है वो चर्च के द्वारा गाइड होते हैं, अर्थात राजनीति पर पूरी तरीके से चर्च का नियंत्रण होता है। उसी तरीके से वहाँ के सामाजिक और समाज और संस्कृति में एक रूढ़िवादिता घर कर जाती है जिसकी वजह से विज्ञान का विकास रुक जाता है। आधुनिक विचारों का और नए खोज का, नए इन्वेंशन का, वो सारी चीज़ें रुक जाती हैं और यूरोप पिछड़ जाता है। और उसी समय में अरब में क्या होता है? तो मुस्लिम अरब प्रायद्वीप ये है, यहाँ पे
मुस्लिम शासन का या खलीफाओं का युग शुरू होता है और वो बड़े पैमाने पे वो शक्तिशाली एक साम्राज्य बन जाते हैं। मुस्लिम तुर्की और जितने भी मुस्लिम से संबंधित अलग अलग जो वंश होते हैं, अलग अलग जो साम्राज्य होते हैं, वो साम्राज्य शक्तिशाली हो जाते हैं और विश्व के देशों पे अर्थात इस यहाँ से इनका प्रसार मुस्लिम धर्म धर्म का इस तरफ होता है, इस तरफ होता है, इस तरफ होता है, इस तरफ होता है। तो मुस्लिम धर्म का वर्चस्व स्थापित हो जाता है और वो शक्तिशाली बन जाते हैं। जो पहले जो यूरोपियनों का वर्चस्व था वो वर्चस्व खत्म हो जाता है। रोम और यूनान जैसी जो सभ्यताएं थी यूरोप की, उनका वर्चस्व घटने लगता है। अब इसमें अब एक और जो घटना होती है वो बहुत महत्वपूर्ण घटना है, वो है 1453 ईस्वी में। 1453 ईस्वी में क्या होता है कि यहाँ पे एक जगह है तुर्की, और तुर्की में एक जगह जो वर्तमान में इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है, जो तुर्की की राजधानी है, और इसे कस्तुनतुनिया अरब जगत में बोला जाता है और कॉन्स्टेंटोपोल बोला जाता है। रोमन लोग या यूरोप में इसको कॉन्स्टेंटिनोपोल के नाम से जाना जाता है। तो यह एक समृद्धि का प्रतीक होता है और ये यूरोप और एशिया के बीच में पड़ता है। यहाँ पे रोमन साम्राज्य का अधिकार रहता है। तो 1453 ईस्वी में क्या होता है कि तुर्की का उस्मानिया साम्राज्य या जिसे कहा जाता है ओटोमन साम्राज्य, उन्होंने अधिकार कर लिया इस जगह पे, और यह मुख्य द्वार था यूरोपियनों के लिए। अगर प्रवेश द्वार कहें तो ये था। अब तुर्की का जब यहाँ पे अधिकार हो जाता है उस्मानिया शासन का, तो पूरी तरीके से व्यापार का जो रास्ता होता है भारत के साथ में या पूर्व के देशों के साथ में, उस व्यापार पर पूरी तरीके से अरबों का नियंत्रण हो जाता है, अरबियों का और तुर्कों का नियंत्रण हो जाता है। इतना ही नहीं, ये कुस्तुनतुनिया पर अधिकार करने के बाद उस्मानिया साम्राज्य या ओटोमन साम्राज्य जो है, ये यूरोप के इन हिस्सों पर भी अधिकार करता है, अफ्रीका के इन हिस्सों पे भी अधिकार कर लेता है। तो इधर से सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। अब यूरोप में जो सामान जाते हैं वो सामान अरबों के द्वारा व्यापार करके बेचे जाते हैं यूरोप में। अब वो सामान उन्हें काफी महंगा मिलता है, और वो सामान कौन कौन से होते थे? तो मुख्य रूप से थे कपड़े और मसाले। तो यूरोप में इन देशों के कपड़े और मसाले और इसके अतिरिक्त अन्य भी वस्तुओं की काफी ज्यादा डिमांड थी, और वो काफी ज्यादा महंगी मिलने लगी यूरोपियनों को, क्योंकि व्यापार पूरी तरीके से अरबों के नियंत्रण में आ गया। तो वो मनमाना अपना पैसा वसूल करने लगे, और इन रास्तों से यूरोपियन आ नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से अरब और तुर्कियों का कब्जा था। तो वो किसी तरीके से थोड़े मोड़े सामान अपने यूज के लिए तो लेकर जा सकते थे, लेकिन रेगुलर व्यापार के लिए यह संभव नहीं था। अब जो है सो यूरोप में फिर क्या होता है कि उसी समय में या 14वीं शताब्दी में कह लें, तो एक पुनर्जागरण का समय आता है कि पुनर्जागरण में क्या होता है, तो वहाँ पे चर्च का वर्चस्व टूट जाता है, खत्म हो जाता है। लोग अब वैज्ञानिक खोजों पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, रूढ़िवादिता से वो बाहर निकल जाते हैं और किसी भी बात को तर्क के आधार पे कसते हैं, देखते हैं कि ये बात विज्ञान के अनुसार सही है कि नहीं है। अब इसी में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि जो एक सेकुलर शब्द का जो उदय हुआ उसी समय में हुआ, क्योंकि अंधकार युग में पूरी सारी चीजें चर्च से निर्धारित होती थी, लेकिन उसके बाद जो शासन स्थापित होने लगा, जो शासन चलाए जाने लगे यूरोप में, तो वहां पर चर्च के वर्चस्व को खत्म कर दिया गया और राजकाज में चर्च की
हस्तक्षेप को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। इससे ही सेकुलर शब्द कहा जाता है। इसको हम बाद में फिर कभी देख लेंगे कि सेकुलर और भारत के संबंध में इसकी क्या महत्व है सेकुलर का। तो वो हम कभी किसी अन्य वीडियो में देख लेंगे या समझेंगे, या पॉलिटी के वीडियो में इसको जानने समझने की कोशिश करेंगे। अब यूरोप की आवश्यकता क्या थी? तो यूरोप जो है सो इस एरिया में पड़ता है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। तो ठंड में लोगों की जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है किन चीज़ों की, अपने शरीर को गर्म रखने के लिए दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा आवश्यक है। एक तो खाने में रिच डाइट होनी चाहिए, मसाले होने चाहिए, उसमें भी खास करके गरम मसाला, वैसे मसाले जो शरीर में गर्मी पैदा करे, ऊष्मा पैदा करे, तो वो है गरम मसाला। तो गरम मसाले की सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी। दूसरे, जब ठंड है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए शरीर को ढकने के लिए कपड़े की आवश्यकता होगी, तो कपड़ों की भी ज़रूरत है। तो वो कपड़े भारत के ही क्षेत्रों से जाते थे या ईस्ट एशिया के क्षेत्रों से व्यापार करके लेकर जाए जाते थे अधिकतर यूरोप में। तो वो चीज़ें काफ़ी महंगी मिलने लगी। अब ऐसी ही स्थिति में यूरोप में क्या होता है कि पुनर्जागरण के बाद एक वैज्ञानिक अन्वेषण का खोज शुरू होता है। ये रास्ता तो बंद था, तो ये रास्ता जब बंद था तो अब एक वैकल्पिक रास्ते की तलाश की जाने लगी। किस वैकल्पिक रास्ते के लिए? तो समुद्री रास्ते की खोज शुरू हुई भारत तक पहुंचने के लिए, या इस तरफ के जितने जो देश हैं या अन्य भी जो देश हैं, मुख्य रूप से यही भारत और पश्चिमी पूर्वी एशिया के जो देश हैं, उस तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक समुद्री रास्तों की खोज होने लगी। अब इसमें दो चीजें सहायक हुई। एक चीज जो थी वो थी नौकायन अर्थात नेवी का विकास, और दूसरी जो थी वो कुतुब नुमा का आविष्कार। कुतुब नुमा क्या होता है? तो ये एक दिशा सूचक यंत्र होता है जो किसी भी स्थान से दिशा को बतलाता है कि किस दिशा में आगे जाना है। तो वो दिशा को बतलाने वाला यंत्र था कुतुब नुमा। तो उसमें समुद्री रास्ते पे उन्हें आगे बढ़ना और खोज करने में काफ़ी सहूलियतें हुई। अब उस समय यूरोप की जो दो प्रमुख शक्तियां थी वो थी पुर्तगाल, इसको पी से यहाँ लिख रहे हैं, और दूसरा स्पेन। ये दोनों काफ़ी शक्तिशाली शक्तियां थी यूरोप में, और इन दोनों के बीच में एक वर्चस्व लगा हुआ था। खास करके नेवी के क्षेत्र में दोनों के बीच में एक प्रतिद्वंदिता शुरू हो गई थी कि कौन कितने जगहों को, कितने देशों को खोज सकता है और उस पे अधिकार कर सकता है। वहीं उसी समय एक जो राजा होते हैं, राजा नहीं राजकुमार होते हैं पुर्तगाल के, और वो जो होते हैं उनका नाम होता है प्रिंस हेनरी। इनको द नेविगेटर कहा जाता है। नेविगेटर इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने समुद्री खोज के लिए काफी इन्होंने काम किया, नेवी के क्षेत्र के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, तो इसलिए इन्हें हेनरी द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने कई टीमें बनाई अलग अलग देशों के लिए खोज यात्रा करने के लिए। तो उसी में से कई जो खोज हुए वो प्रमुख थे, इस रास्ते से पहुंचने की कोशिश करते थे, ऐसे ऐसे करके अलग अलग रास्तों पे खोज के लिए जाते थे। अब उसमें जो है पुर्तगाल और स्पेन में इस तरीके की प्रतिद्वंदिता थी कि स्पेन भी एक खोज में लगा हुआ था और पुर्तगाल भी। तो दोनों ने निर्धारित किया कि हम लोग अपना अपना क्षेत्र बांट लेते हैं, एक ही जगह पे हम लोग नहीं जाएंगे। अगर एक ही जगह पे जाएंगे तो उनके बीच में वहां भी एक झगड़ा शुरू होगा। तो इसको टालने के लिए दोनों ने अपना अपना अलग रास्ता अख्तियार कर लिया। तो पुर्तगाल जो है वो निर्धारित करता है कि वो पूर्व के रास्ते से जाएगा, अर्थात इस रास्ते से, यहां अगर दोनों है तो इस तरफ है पूर्व और इस तरफ है पश्चिम। तो पुर्तगाल इस रास्ते पे जाएगा और
स्पेन जो है सो इस तरफ से जाकर, पृथ्वी तो गोल है, इधर से जाके खोजेगा और दूसरा इस तरफ से जाके खोजने की कोशिश करेगा। किसको खोजने की कोशिश करेगा? भारत को खोजने की कोशिश करेगा। भारत के बारे में तो पता था ही उन्हें, समुद्री रास्ते की खोज करेगा। तो वो बात हो रही है यहाँ पे। अब जब पुर्तगाल इस रास्ते से जब आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि दक्षिणी गोलार्ध जो है वहां पे समुद्री हवाएं काफी तेज चलती हैं। तो गरजती 40 डिग्री देशांतर के आसपास वो हवाएं बहुत ज्यादा तेज चलने लगती है, जिसको गरजती 40, फिर एक रोरिंग 50 कहा जाता है, फिर चीखती 60, ऐसे करके अलग अलग इस्तेमाल हुए हैं सब। तो ये जो एरिया है लगभग 40 डिग्री अक्षांश देशांतर के आसपास का इलाका है। सॉरी, अक्षांश का इलाका, दक्षिणी अक्षांश का इलाका पड़ता है। तो जब इसके नाविक जब नावों से आते थे तो हवाएं इतनी तेज चलती थी और इतनी ज्यादा आवाज होती थी कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ते थे इस रास्ते पे तो हवाएं काफी चीखती थी समुद्र में। तो वो उससे डर के मारे क्या होते थे कि फिर वापस चले जाते थे कि यहाँ पे कुछ अजीब सी चीजें हैं, डरावनी चीजें हैं यहाँ पे, उससे वो वापस चले जाते थे। अब उसी इस तरीके के कई प्रयास हुए, उसी में एक जो सफल प्रयास हुआ वो बार्थोलोमियो डियाज के द्वारा हुआ और ये सबसे पहली बार यहां तक पहुंचते हैं। कहां तक? अर्थात केप ऑफ गुड होप को। इसी को हिंदी में आशा अंतरिक्ष उन्होंने कहा और इसका जो पुराना नाम था वो था उत्तर उत्तमाशा अंतरिक्ष और इसी को उन्होंने नया नाम दिया आशा अंतरिक्ष और इसे ही कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। तो इसकी इन्होंने खोज की जो अफ्रीका के बिल्कुल दक्षिणी सिरे पे है और इसी को नाम दिया केप ऑफ गुड होप की। तो यहां तक खोज उन्होंने कर ली। 1487 ईस्वी की बात है। अब क्या होता है कि स्पेन और पुर्तगाल ने अपने अपने क्षेत्र बांट लिए थे। पुर्तगाल का था कि वो पूर्व की ओर जाएंगे, स्पेन की ओर था कि वो पश्चिम की ओर जाएंगे, इस रास्ते से जाके भारत की खोज करेंगे। तो एक आपने नाम सुना होगा कोलंबस का, वो स्पेन के थे और वो पश्चिम की तरफ से भारत को खोजने के लिए निकलते हैं। और एक जो दूसरे होते हैं पुर्तगाल के, जो जिनका नाम वास्को डी गामा होता है, वो भारत की खोज के लिए पूर्व की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक तो बार्थोलोमियो डियाज उसकी खोज कर चुके थे अंतरा केप ऑफ गुड होप तक। तो यहाँ तक पहुंचते हैं और यहाँ के बाद क्या होता है तो एक इनको पथ प्रदर्शक मिलते हैं, अर्थात समुद्र में रास्ता बतलाने के लिए, भारत का रास्ता बतलाने के लिए अफ्रीका के बाद एक व्यक्ति मिलते हैं जिनका नाम होता है अब्दुल मजीद। ये गुजरात के होते हैं। उनसे इनकी मुलाकात होती है और वो इस रास्ते से पार करते हुए, अर्थात ये जो मेडागास्कर का जो ये मेडागास्कर जो द्वीप है, इसके और अफ्रीका के मुख्य भूमि के बीच से जो मोजाम्बिक की जो खाड़ी, मोजाम्बिक सागर जो है, यहाँ इसको पार करते हुए इस रास्ते से भारत पहुंचते हैं वास्को डी गामा अब्दुल मजीद की सहायता से। और भारत में ये किस जगह पे पहुंचते हैं तो कालीकट में पहुंचते हैं। तो ये नाम कालीकट से तो आप अच्छी तरीके से परिचित हैं। अब ये इतना जाना पहचाना नाम हो गया है कि एग्जाम में अब इसे नहीं पूछा जाएगा कि वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ पहुंचे थे। कालीकट में पहुंचे थे। तो नाम रखिए कौन से बंदरगाह पे, कालीकट में भी जो बंदरगाह था उस जगह को क्या बोला जाता था तो कप्पक डाबू। कप्पक डाबू जो बंदरगाह था वहां पर ये उतरे। 20 मई 1498 को यह भारत में पहुंचे। वहां पे जो कालीकट के राजा थे जमोरिन,
उन्होंने उनका स्वागत किया। स्वागत क्यों किया, उसके पीछे भी एक कारण है। कालीकट के जो राजा थे वो हिंदू राजा थे और उस समय भारत में मुस्लिमों का वर्चस्व था, मुस्लिम राजाओं का वर्चस्व था। तो व्यापार जो अरब व्यापारियों के द्वारा किया जाता था, तो उससे वो काफी ज्यादा परेशान रहते थे, उनको परेशान किया जाता था जो जमोरिन थे। तो उसी वजह से जब उन्हें पता चलता है कि यूरोप का कोई व्यक्ति आ रहा है हमारे यहाँ भारत से व्यापार करने के लिए, तो वो काफी ज्यादा खुश होते हैं और इसीलिए उनके स्वागत में वो खड़े हो जाते हैं। जब कालीकट के बंदरगाह पे जब वो पहुंचते हैं वास्को डिगामा, तो उनके द्वारा इनका स्वागत किया जाता है जमोरिन के द्वारा। और जमोरिन के बारे में एक और बात है कि जमोरिन एक उपाधि है, ठीक है, जो एक खानदानी रूप से चला आ रहा था। तो अब वास्को डिगामा भारत पहुंच गए। यहाँ आने के बाद उन्होंने स्वागत किया, यहाँ की स्थितियों को देखा कि यहाँ का व्यापार किस तरीके से हो रहा है, अरब लोग किस तरीके से यहाँ व्यापार कर रहे हैं। उसके बाद वो कुछ दिन रुकने के बाद फिर वापस चले जाते हैं। जिस नाव से जो आते हैं उसका नाम होता है हेक्टर। हेक्टर नामक जहाज से खोज करने के लिए आए थे, तो वो एक खोजी जहाज था, उसका नाम था हेक्टर। इसको आप याद रखेंगे, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो हेक्टर नामक जहाज से वो आते हैं और उसी एक सिंगल जहाज से फिर वापस वो चले जाते हैं। जाते समय यहाँ से वो काली मिर्च और गरम मसाले लेकर जाते हैं। और जब जाते हैं तो दोनों अर्थात जमोरिन और वास्को डिगामा दोनों एक दूसरे को उपहार देते हैं। जमोरिन क्या उपहार देते हैं, तो गरम मसाले उपहार के रूप में उनको देते हैं। और वास्को डिगामा क्या करते हैं, तो वो अरबी जहाज को पकड़ लिया था, अर्थात हिंद महासागर के क्षेत्र में अरबियों का व्यापार में वर्चस्व था। तो उसी में से एक अरबी जहाज को इन लोगों ने पकड़ा था, वास्को डिगामा, और वो जहाज जमोरिन को सुपुर्द कर दिया जाता है उपहार स्वरूप, उपहार के रूप में। तो ये सारी घटनाएं होती हैं। अब वास्को डिगामा यहाँ से जाते हैं, यूरोप पहुंचते हैं, पुर्तगाल पहुंचते हैं, तो यहाँ के बारे में वो सारी चीजें बतलाते हैं कि भारत में व्यापार किस तरीके से चल रहा है। ये भी बतलाते हैं कि अरबी लोग किस तरीके से बाहरी लोगों को परेशान कर रहे हैं या व्यापार के मामले में किस तरीके से परेशान कर रहे हैं। तो और भारत कई छोटे छोटे राज्यों में भी बटा हुआ है, हिंदू मुस्लिम का भी एक भेदभाव है वहाँ पे, और लोग आपसी भारत में लड़ झगड़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें वो जाकर बतलाते हैं। और जिस नौके से वो आए थे, हेक्टर नौके से, उसमें वो जो सामान लेकर जाते हैं, तो उसको जब यूरोप के बाजारों में बेचा जाता है, तो उससे जो कुल लाभ होता है, बोला जाता है कि 60 गुना ज्यादा उनको प्रॉफिट प्राप्त हुआ था। अर्थात 1 रुपया अगर लगाया जा रहा है, तो इस व्यापार से 60 रुपए कमाया जा रहा है। इतना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन था। तब यूरोप वाले क्यों नहीं आएंगे भारत में व्यापार करने के लिए। तब एक सिलसिला शुरू हो जाता है और सबसे पहले पुर्तगीज पहुंचते हैं, इसके बाद अन्य कंपनियां यहाँ पे पहुंचना शुरू होते हैं, और उन सब को हम अलग अलग वीडियो में जानेंगे। कुछ बातें और भी जानने की हैं, वो जानिए कि पुर्तगीज के लिए जब ईस्ट के तरफ से या भारत से व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाई गई थी जिसका नाम था अस्टाडो द इंडिया। अस्टाडो द इंडिया पुर्तगीज की एक कंपनी थी और ये सरकारी कंपनी थी। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की थी, उसी तरीके से पुर्तगाल की जो कंपनी थी वो थी अस्टाडो द इंडिया। इसको भी आप याद कर लेंगे, इससे पूछा जा सकता है। एक और चीज ध्यान देंगे कि भारत में जितने भी यूरोपियन कंपनियां आई थी व्यापार करने के लिए, वो सारी सरकारी थी। एकमात्र जो इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो प्राइवेट कंपनी थी, बाकी सारे के सारे सरकारी कंपनियां थी।
और ये जो वास्को डी गामा या अन्य लोग जो आते थे तो ये क्या होते थे, तो कंपनी के सीईओ होते थे, अर्थात एस्टाडो द इंडिया कंपनी के ये सीईओ थे। जो आजकल आप देखते हैं ना, कंपनियों में सीईओ का पद बहुत बड़ा, सबसे ऊंचा पद होता है, तो वह उसी पद पे वास्को डी गामा भी थे। तो ये है कुछ जानने की बातें। अब यहाँ पे एक और बात आप ध्यान देंगे कि यहाँ पुर्तगाल और स्पेन के बीच में जो प्रतिद्वंदिता शुरू होती है, तो उसमें से पुर्तगाल वाले पूर्व के रास्ते से आते हैं और पश्चिम के रास्ते से जाते हैं स्पेन वाले, और स्पेन वाले भारत की खोज पश्चिम के रास्ते से करते हैं। तो ये लोग पहुंच जाते हैं यहाँ पे, अर्थात जिसे आजकल कैरेबियन आइलैंड कहा जाता है, जिसे वेस्ट इंडीज का नाम दिया जाता है, तो वो यहाँ पे पहुंच गए कोलंबस। उस समय अमेरिका की खोज नहीं हुई थी। तो जब जब कोलंबस यहाँ पे पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है कि हम इंडिया पहुंच गए, भारत की खोज हम लोगों ने कर ली। लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं, ये तो कोई अलग जगह है। उसी कारण से इस जो कैरिबियन आइलैंड है, इसको वेस्ट इंडीज नाम दिया गया और इसके अंतर्गत कई द्वीप आते हैं, ये एक ध्यान दीजिएगा। और दूसरी जो एक बात है कि जिस तरीके से भारत में आपने बहुत सारी अलग अलग देशों की कंपनियां भारत आई, लेकिन स्पेन की कोई कंपनी नहीं आई। स्पेन का व्यापार भारत से किसी तरीके का नहीं रहा, वो उसी संधि का परिणाम था। उसी तरीके से जब स्पेन इधर जाते हैं, स्पेनिश पश्चिम की ओर जाते हैं, तो अमेरिका से व्यापार पुर्तगालियों का बहुत कम होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि लैटिन अमेरिकन, जो अमेरिकन दो भागों में है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो जो साउथ अमेरिका है, यहाँ के जो अधिकतर देश हैं वो स्पेन के गुलाम देश रहे हुए हैं, अधिकतर देश। एकमात्र जो देश है दक्षिण अफ्रीका में, वो है ब्राजील, जिस पर कि पुर्तगालियों ने अधिकार किया। इसके अतिरिक्त सारे जो देश हैं वो लगभग स्पेन के कॉलोनीज है। एक आध और छिटफुट है, जैसे फ्रेंच गयाना है, तो फ्रेंच गयाना एक फ्रेंच का उपनिवेश है, फ्रांस का उपनिवेश है। तो इस तरीके से है। और अधिकतर देशों की जो बोली जाने वाली भाषा जो है दक्षिण अमेरिका के देशों में, वो स्पेनिश बोली जाती है। और एकमात्र ब्राजील जो देश है वो तो पुर्तगाल का उपनिवेश था, तो इसीलिए वहाँ की जो मुख्य भाषा है वो है पुर्तगीज। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगर कोई सुझाव हो तो अवश्य दीजिएगा कमेंट के रूप में। कुछ और भी अगर आप चाहते हो तो उसे भी आप बतलाइए। एक दोस्त ने डिमांड रखी थी, मांग की थी कि मॉडर्न इंडिया के इतिहास के बारे में, भारत के आधुनिक इतिहास के बारे में मैं वीडियो बनाऊं, तो उसकी हमने शुरुआत की है और ये कंटिन्यू रहेगा। और कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को कंप्लीट कर दो। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करेंगे, दोस्तों के बीच में शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।